शुरू कर लेते हैं। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफ्यूजन। अभी एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि एक वर्ड अपन यूज करते हैं डिफ्यूजन और एक वर्ड अपन यूज करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, मतलब एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, अपन उनको डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक परफ्यूम बॉटल है और उस परफ्यूम बॉटल को अगर हम रूम में ओपन करते हैं, ये परफ्यूम बॉटल है और इसको अगर अपन ओपन करते हैं रूम में, तो ये जो वेपर्स होंगे परफ्यूम के वो रूम में डिफ्यूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से अपन को खुशबू आ जाएगी। तो दैट इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। So the intermixing of gases is called diffusion process. ठीक है, तो अपन कहेंगे जैसे मान लो अपन ने रूम में एक कोई गैस, जैसे कोई गैस रिलीज किया, तो वो गैस जो है वो एकदम से एयर में डिफ्यूज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा एयर में, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस होता है द राइट ना, जैसे अगर अपने पास कोई वेसल में, अगर अपने पास कोई गैस है वेसल में, तो वो गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मान लो बाहर लो प्रेशर है, तो ये गैस का जो लीकेज है, दैट इज कॉल्ड द लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ गैस, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ गैस। तो द लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। दोनों ही केस में, डिफ्यूजन हो या इफ्यूजन हो, हमें दोनों ही केस में गैस विल एस्केप फ्रॉम द बॉटल, तब भी रेट ऑफ ट्रैवल ऑफ गैस की बात करनी है, और अगर गैस लीक हो रहा होगा तब भी हमको रेट ऑफ ट्रैवल ऑफ गैस की बात करनी है। सो व्हाट वी से दैट ना, अपन को पहले से पता है कि रेट ऑफ ट्रैवल ऑफ गैस, दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये अपन ने ऐसे पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर is inversely proportional to square root of density of water. Density of water ये अपन ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होता है। छोटे क्लासेस में कैसे अपन कहते हैं रिवर वाटर का इवेपोरेशन फास्टर होता है एज कंपेयर टू सी वाटर से। रीजन, क्योंकि सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है। तो रेट ऑफ, अब इवेपोरेशन भी तो वेपर्स का स्केपिंग है, वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, मतलब गैस वो। तो rate of travel of any gas will be inversely proportional to the square root of density of the gas. This is Grom's law of diffusion. So at constant temperature and pressure, the rate of diffusion of the gas is inversely proportional to the density of the gas. That is diffusion or diffusion of gas. चलो लिख लेते हैं इसको पर। तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ, तो अपन को ना पहले तो एक बात, डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों प्रोसेस में रेट ऑफ ट्रैवल ऑफ गैस ही फाइंड आउट करना है। यहां पर गैस ट्रैवल करके इंटरमिक्स होगा, यहां पर गैस लीक होगा तो ट्रैवल करेगा। सो एक तरीके से हमें रेट ऑफ ट्रैवल ऑफ गैस देखना है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन हो, इवेपोरेशन भी तो रेट ऑफ ट्रैवल ऑफ गैस होगा एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस। रेट ऑफ ट्रैवल ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस। ये अपन डाल्टन्स लॉ में, डाल्टन ने अपन को बताया था। So according to Dalton's law, so this law, the rate of effusion or diffusion, दोनों ही केस में अपन को rate of travel of gas, the rate of diffusion or effusion of gas, अगर मैं diffusion लिखूंगा तब भी अपन वही assume कर लेंगे, और effusion लिखेंगे तब भी मैं वही assume करेंगे। Effusion of gas is inversely proportional to the square root of the density of the gas, proportional to the square root of the density of gas, of density of gas.
So that is the Gram's law of diffusion. इसको अपन कहते हैं Gram's law of diffusion. So we'll write that रेट को अपन R ले लेते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस में लिख लेते हैं D of gas, where R is rate of diffusion of effusion of a gas and inversely proportional to the square root of the density of the gas D ले लेते हैं. फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर R will be equal to that is K by root of D. तो लिख सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं. K is a constant, we know that, where R is rate of diffusion. या अपन diffusion बोल सकते हैं and or effusion of gas, and D is the density of gas, where R is this and D is density of gas. ये अपन लिख सकते हैं. What will say that ना, ये पार्ट मैं हटा सकता हूँ, ये डेंसिटी वाला पार्ट अपन को पता है और ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए अपन को चाहिए. क्वेश्चन अपन से मोस्टली यही पूछेंगे कि एक्सप्लेन द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ गैस. ठीक है, तो अपन बता देंगे व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ गैस. अब होता क्या है कि हम डेंसिटी ऑफ गैस से थोड़े कम फैमिलियर होते हैं. अपन को बार बार किसी गैस का डेंसिटी मतलब बताना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट को बताना बहुत इजी होता है. डेंसिटी ऑफ द गैस को बताना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सभी गैसेस के लिए अपन को बताना है. तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे देखो भाई, वी नो दैट ना, वो अपन को पता रहता है कि भाई व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द गैस. वो अपन को पता रहता है कि भाई डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करना है गैस का. ठीक है, तो जो डेंसिटी ऑफ द गैस होता है ना, तो डेंसिटी ऑफ द गैस इज, अपन को ये तो पता ही है कि डेंसिटी ऑफ द गैस कैसे बताना है. अपन को डेंसिटी ऑफ द गैस तो अपन को पता ही होता है कि भाई डेंसिटी ऑफ द गैस क्या होता है. तो अगर हम किसी भी गैस के डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं, अगर हम किसी भी गैस के डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स वेपर डेंसिटी. वो कैसे, तो अपन लिखेंगे देखो भाई, एट कांस्टेंट राइट ना टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन विदाउट है, ये तुम्हारी आवाज नहीं आई ठीक से. किसी को आवाज आ रही क्या इसकी, मतलब पता नहीं क्यों. चैट बॉक्स पे लिख के बता दे कुछ, मतलब मेरे ख्याल से या तो कुछ आवाज ऐसे कट के आ रही है मेरे पास. अगर कुछ पूछना है you can write on the chat. अच्छा, परमिशन तो मैंने किया था. अच्छा शुरू में, ठीक है. हाँ बोलो. कोई डाउट है किसी को? नहीं है, चलो फिर पढ़ते हैं. नहीं डाउट है, चलो फिर पढ़ते हैं. तो किसी भी गैस के डेंसिटी को अगर अपन हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से डिवाइड करें तो इट बिकम्स अ वेपर डेंसिटी. तो डेंसिटी ऑफ द गैस क्या होता है, तो अपन ने लिखा हुआ है, पढ़ रखा है अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन में, Pm इज इक्वल टू DRT. तो D will be equal to that is Pm upon RT होता है. तो अपन क्या करेंगे,
डेंसिटी ऑफ द गैस होगा प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय आरटी। डिवाइड करूंगा प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस 2 होता है डिवाइड बाय आरटी। ये तो कैंसिल हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है, यू रिटन दैट, तो व्हाट आई गॉट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2 आता है। मॉलिक्यूलर मास बाय 2 क्या होता है? वेपर डेंसिटी। तो अपन कहेंगे ठीक है ना, इसमें अपन कहेंगे डेंसिटी ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी को मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं। मतलब अगर किसी भी गैस का डेंसिटी मेरे पास गिवन है, उसको हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो इट बिकम्स मॉलिक्यूलर मास। ये अपन इस 2 को कांस्टेंट ले लेते हैं और हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी भी कांस्टेंट ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है डेंसिटी कैन बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। भाई किसी भी गैस का डेंसिटी को हाइड्रोजन का डेंसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना। आप कह रहे हो किसी भी गैस के डेंसिटी को हाइड्रोजन के डेंसिटी से डिवाइड करो और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो इट बिकम्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मतलब ऐसे ना, डेंसिटी ऑफ अ गैस है मेरे पास किसी भी गैस का, इसको हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से डिवाइड करें तो ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो 2 से तो मॉलिक्यूलर मास। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि भाई ये हमेशा इससे डिवाइड करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ द गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो डेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मतलब जब उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा जिसका उसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। तो अपन उसमें वाइस वर्सा बता सकते हैं। तो व्हाट वी कैन से दैट, अपन क्या बता सकते हैं इसमें, अपन कह सकते हैं भाई डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी है, तो विल राइट दैट इट विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय 2। तो इससे तो ये फायदा होगा कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमें सभी गैसेस के बारे में, इसका मतलब है अगर मैं इसकी जगह डेंसिटी ऑफ गैस की जगह मॉलिक्यूलर वेट लिख लेता हूं तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि देखो भाई हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, या फिर सपोज करते हैं अपने पास कोई दूसरा गैस अमोनिया गैस है उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा, तो अपन कहेंगे मॉलिक्यूलर मास बता दो, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो अपन को सभी गैसेस को पता है, हमें डेंसिटी पता नहीं होता, बट we are able to tell that density will be directly proportional to molecular masses for the gases. ठीक है, तो from this I can write that, therefore I can say that pressure, that is density of the gas is directly proportional to the molecular mass of the gas. Therefore I can say that rate of diffusion of gas will be inversely proportional to under root of molecular weight of the gas. This is molecular weight. Or I can write that rate will be equal to, that is K divided by under root of molecular weight of the gas. अब molecular weight को अपन m भी लिख सकते हैं, तो अपन इजीली सॉल्व कर लेंगे इतने सारे क्वेश्चंस। तो मैं इसको हटा देता हूं और अपन डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब अपन को पता चल गया हाउ टू राइट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब मान लो ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन जैसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ केसेस लिख लेते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास गिवन है कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है कि मेरे पास एक वेसल है और इस वेसल में सपोज करते हैं अपन N2 गैस भी है और हीलियम गैस भी है, ये फ्यूज हो रहा है। मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे एक बात पता है कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ये कर लीजिए। इसका मतलब रेट ऑफ नाइट्रोजन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द molecular weight of nitrogen and rate of helium will be inversely proportional to the molecular weight of helium. ऐसे तो रेशियो ले लो, क्योंकि कांस्टेंट तो दोनों में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो दोनों के कांस्टेंट का वैल्यू एक जैसा होगा। तो लेट अस राइट द रेशियो, रेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीलियम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिखना पड़ेगा बिकॉज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अपन मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं यहाँ पर।
तो अपन एक साथ ऐसे लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। ये इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि बताओ द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ गैस, तो अपन इसका समझ rate of diffusion of N2 with respect to rate of diffusion of helium will be equal to under root of 4 by 20। अपन 4 by 28 लिख सकते हैं। 1 by m के बाद अपन ने मतलब यहाँ पर 1 by m, ये तो प्रोपोर्शनल टी कांस्टेंट है ना, ये तो सो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by m, इसमें भी रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by m। लेट अस टेक द रेशियो ऑफ देयर रेट्स, तो अपन ने यहाँ पर रेशियो ऑफ देयर रेट ले लिया कि भाई कितना रेट ऑफ इफ्यूजन जो है, जिसका मास ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ इफ्यूजन कम होगा। तो अपन ने सिर्फ ये चेक किया है कि लेट अस राइट द रेट, इधर अपन बता सकते हैं देयरफॉर आई कैन से दैट अगर अपन कंपेयर करें तो रेट ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू दैट इज रेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7, ये 1 by 7 हो गया। तो वी आर एबल टू राइट दैट हीलियम का रेट इसके कंपैरिजन में √7 टाइम्स ज्यादा होगा। दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन। इन दोनों को देख के ये तो बता सकते हैं कि भाई अगर मॉलिक्यूलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इफ्यूजन स्लो होगा। लेकिन कैलकुलेशन कैसे करना है तो अपन कहेंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वी कैन राइट लाइक दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रूट होता है, ये अपन ने कैलकुलेट किया था, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। सर will you please explain this again? अगर अपने पास, मैं पूरा हटा देता हूं फिर से, देख हमें ये पता है कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका रेट कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है। मेरे पास दो गैसेस हैं, एक नाइट्रोजन है एक हीलियम है। मुझे पता है इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है इससे। अब हमें दोनों का फ्यूजन करना है। तो दो गैसेस होते हैं, तो अपन ने कहा रेट ऑफ N2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 एंड रेट ऑफ हीलियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ और रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम। अब इसमें अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं तो k लिखूंगा, इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं तो k लिखूंगा। दोनों में k को इक्वेट कर लो, इधर मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई करके k को इक्वेट कर लो, दोनों कांस्टेंट है, k इज अ कांस्टेंट। इक्वेट करूंगा और फिर रीअरेंज करूंगा तो आई गेट लाइक दिस, रेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। ये मिल जाएगा मेरे पास। दैट इज हाउ आई गॉट द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू रेशियो ऑफ द रेट ऑफ हीलियम। ये मिल गया अपन को। अपन कहेंगे इसके मॉलिक्यूलर मासेस थोड़ी किसी को बताने की जरूरत है, तो वो तो हमें पहले से पता है। तो इसका रेट इसके रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स होगा तो बता दीजिए। सो आई कैन राइट द रेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू, अब मॉलिक्यूलर मास थोड़ी अपन को किसी से पूछना है, ये लो हो गया। अरेंज कर दो, केस 1 लिखा है और केस 1 है ये वाला, तो फिर से एक्सप्लेन किया बट इट इज केस 1। यस केस 1। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस छोटे छोटे बना लेंगे और अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये आपका केस 1 था। तो अब अपन ने यहां से कैलकुलेट कर लिया, ये तो 1 by 7 हो गया भाई। इसका मतलब है आई कैन राइट दैट रेट ऑफ N2 डिवाइड बाय रेट ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू 1 by रूट ऑफ 7। लो भाई आ गया, मतलब रेट ऑफ हीलियम विल बी, हीलियम को इधर ले जाएंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेंगे, तो रेट ऑफ हीलियम विल बी √7 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ N2। ऐसे अपन क्वेश्चन में बता देंगे तो अपने पास क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे। दैट इज हाउ वी कैन राइट। तो अपन ऐसे क्वेश्चन बता देंगे कि भाई हाउ वी गेट दैट, हाउ मच टाइम द रेट ऑफ हीलियम विल बी विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, तो बता देंगे।
दो गैसेस के लिए। ये अपना केस 1 था। अब क्या कर सकते हैं भाई, अपन रेट को ना, रेट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ ट्रैवल ऑफ गैस। ये मतलब अपन कहेंगे भाई जैसे रेट है तो स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे अपन जब भी अपन रेट की बात करते हैं तो रिलेटिव होता है कुछ ना कुछ, कि रेट मतलब जैसे रेट अपन कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो कंसंट्रेशन चेंज करो इन पर्टिकुलर टाइम, आई विल से दैट इज द रेट। सो रेट मींस इधर अपन क्या कहेंगे, अब सर यहां पर रेट क्या कहेंगे अपन, तो अपन कहेंगे भाई देखिए रेट अपन कहेंगे कि कितने मोल्स बाहर आए N2 के इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट विल बी कॉल्ड एज रेट। मैं केस 2 लिख लेता हूं। वी नो दैट अगर अपन रेट की बात करें, रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन इजिकल टू पता क्या होता है, कितने मोल्स डिफ्यूज हुए इन अ गिवन टाइम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड divided by the time taken for these moles of gases, टाइम टेकन, कितना टाइम लगा इनके डिफ्यूजन में, दैट विल बी कॉल्ड एज रेट, टाइम टेकन, ये रेट। So the rate of effusion or diffusion of gas will be equal to number of moles of the gas diffused divided by the time taken. अपन नंबर ऑफ मोल्स को n लिख लेते हैं और टाइम को t लिख लेते हैं, ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं। सो व्हाट आई विल राइट, जैसे अपने पास दो गैस है, गैस 1 एंड गैस 2, दो गैसेस हैं विच आर नॉन रिएक्टिव, वो आपस में रिएक्ट नहीं करते। तो अपन ने दो गैसेस के लिए जैसे यहां पर लिखा R1 upon R2 is equal to molecular mass से inversely proportional. Molecular mass rate of gas 1 divided by rate of gas 2 will be equal to molecular mass of gas 2 divided by molecular mass of gas 1. जैसे इसमें दो गैसेस। अब रेट को मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो इसको भी n by t लिख सकता हूं, इसको भी n by t लिख सकता हूं। सो आई कैन राइट लाइक दिस, रेट को अपन लिख सकते हैं दैट इज n1 upon t1, इसके लिए है रेट, और इसके लिए n2 upon t2, तो अपन इसको ना t2 upon n2 कर लेते हैं। दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1, ऐसे बता सकते हैं। दैट इज हाउ वी कैन राइट, अगर हमें रेट को नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में लिखना है, ऐसे लिख सकते हैं। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे जैसे मान लेते हैं, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें कि भाई एग्जांपल बता दो कैसे होगा। तो मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहां पर है इससे रिलेटेड। मैंने आपसे कहा कि भाई 2 moles of SO2 if used through a hole in 10 seconds. Calculate the number of moles of helium if used through the hole. सर वो आपने क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस? Number of moles of SO2 if used. उधर नहीं सर, केस 2 में। Number of moles of gas diffused or effused. डिफ्यूज्ड है, ओके। दोनों में से कोई एक लिख सकता है। 2 moles of SO2 gas effused through the hole in the 10 seconds. Calculate the number of moles of helium effused through the same hole in 20 seconds. ठीक है, अब अपन को पता है एक गैस उसमें
1 और गैस 2 होता है तो ऐसे लिखते हैं। अब अपन को पता है इसमें एक SO2 गैस और एक हीलियम गैस। तो गैस 1 को ले लेते हैं अपन SO2 और गैस 2 को ले लेते हैं हीलियम गैस। गैस 1 को ले लेते हैं SO2 और गैस 2 को ले लेते हैं हीलियम गैस, राइट। तो we'll write that number of moles of SO2 divided by time for SO2 into time of helium divided by number of moles of helium is equal to under root of that is molecular mass of helium divided by molecular mass of SO2। ये होगा। यहां को आपको जो गिवन है वो आप देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, टाइम ऑफ SO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम और टाइम ऑफ हीलियम। ठीक है, तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। SO2 के नंबर ऑफ मोल्स 2 है और टाइम 10 सेकेंड्स है। इसके लिए टाइम आपने 20 सेकेंड दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मासेस आपको बताने की जरूरत नहीं है। लो भाई अपना आंसर, अब अपन कैलकुलेशन कर सकते। मुझे नहीं लगता किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होनी चाहिए। 4 लेंगे, ये भी कैंसिल हो गया और रूट को हटा लेते हैं। मतलब मान लो अपने पास ये आया, अपने पास 2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/16 आ रहा है। 16 का भी रूट अपन को पता है 4 होता है। 24 हो जाएगा ना? बिल्कुल, अपन आंसर बता सकते हैं। ये भी 4 हो जाएगा तो अपन क्या करें, ये 4 और 16 था, इसका रूट लेंगे अपन तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये 4 into 4, ये 2 into 2 4 खुद भी 4 होगा। Therefore number of moles of helium will be equal to, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। One more thing will say that कि भाई देखो टेम्परेचर और प्रेशर तो आप कांस्टेंट बोल ही रहे हो। जब इफ्यूजन होता है ना, गैस ऐसे बाहर आता है तो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट बोल ही रहे हैं। वहां पर नंबर ऑफ दैट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर आपने कहा ही है। तो एट कांस्टेंट T एंड P, है ना, अगर आप T और P कांस्टेंट है, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर। हाँ भाई आप लिख लो PV इज इक्वल टू nRT। भाई ये दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो क्या बचा आपने, R तो कांस्टेंट होते ही है, P और T आप कांस्टेंट बोल ही रहे हो, तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको बताने का रीजन क्या है सर? ठीक है, मान लिया ये कैलकुलेशन बता दिया, अब आप ये क्यों बोल रहे हैं? तो अपन कहेंगे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मोल्स की जगह मैं वॉल्यूम भी लिख सकता हूँ। तो रेट को क्या लिख सकता हूं मैं, रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, मतलब कितना वॉल्यूम गैस का बाहर आ गया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वो भी रेट हो सकता है। number, that is volume of gas effused or diffused, volume of gas diffused divided by time, मतलब इसको वॉल्यूम भी लिख सकता हूँ, जरूरत पड़े तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह में वॉल्यूम भी ले सकता हूँ। और डिफ्यूज और रिफ्यूज का मतलब होता है बाहर आ गया, कितना गैस बाहर आ गया, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज और डिफ्यूज। तो मैं, अगर ये समझ में आया तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप पहले करके दिखाओ क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहले अपन फिर दूसरा केस पढ़ेंगे अपन। तो पहले आप करके दिखाओ, फिर उसके बाद अपन एक दूसरा केस पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। 20 ml of oxygen gas diffuses through the hole
diffuse through hole in suppose करते हैं बिल्कुल given 5 seconds. If 40 ml of unknown gas, if used through the from the same hole, in 50 seconds. ये मेरे पास 50 seconds लिखा हुआ है in 50 seconds. Calculate the molecular weight of unknown gas. Unknown gas. कौन सा गैस था जिसको अपन ऐसे डिफ्यूज कर रहे हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास बताना है हमको. unknown. कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? सर वो 40 ml ऑफ क्या लिखा है? इसका सर क्वेश्चन लिखा है ना नीचे. क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दूं एक बार. 20 ml of oxygen gas if used through the hole in 5 seconds. If 40 ml of unknown gas, if used from the same hole in 50 seconds, calculate the molecular mass of that unknown gas. Calculate the molecular weight of unknown gas.
हो गया ना? तो अपन ने एक, मैं क्वेश्चन देखूं, अपने पास एक तो ऑक्सीजन गैस है और थ्रू द सेम होल मतलब अपन एक एक्स गैस ही लेते हैं, एक ये हो गया। अब इसके लिए क्या गिवन है अपन को, ऑक्सीजन के लिए तो ये इफ्यूज होता है। अब रेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ गैस X इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस X डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। किसी को डाउट नहीं लिखने के लिए लिख सकते हैं अपन ऐसे। अब उसको वॉल्यूम के टर्म में लिख लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल की जगह अब वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि अपन ने कहा ना कि वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो अपन कहेंगे वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टाइम फॉर O2 मल्टीप्लाई बाय T फॉर X डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ X अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ X डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 लिख लेते हैं। चलो कैलकुलेट कर देते हैं इसको। तो अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ O2 कितना गिवन है 20। मैं पहले लिखूं क्या, ये ऐसे डाटा लिखने की जरूरत नहीं ना, ऐसे जैसे लिखा हुआ तो क्वेश्चन में देख के लिख सकते हैं ना अपन। तो वॉल्यूम ऑफ दिस इज 20 और टाइम आपने लिया है 5 सेकंड्स। बाद में आपने टाइम एक्स के लिए दे रखा है अननोन गैस के लिए 50 सेकंड्स और उसका वॉल्यूम ले रखा है आपने 40। दैट इज व्हाट वी हैव डन। मेरे ख्याल से अपन किसी को डाउट नहीं है। इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। अपन सबको पता है क्या होता है 32। क्या करें अपन, चल भाई थोड़ा कैंसलेशन कर लेते हैं। 4 5 जा ये हो जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाय 5, एक 5 तो कैंसिल ही कर सकते हैं, बस 5 बचा। सो 5 और रूट हटा देते हैं तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो अपने पास आ गया m ऑफ x डिवाइडेड बाय 30। So the molecular mass of the gas X is 25 into 32, that is molecular mass of gas X. मेरे ख्याल से अपन कर सकते हैं। So 25 into 250 ना 575 plus 5 800 के आंसर। लो भैया हल कर सकते। देखो अगर किसी को डाउट है तो मुझे नहीं लगता मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई डाउट खेला जैसा कोई क्वेश्चन पूछा। तो अगर दो गैसेस का मिक्सचर है तो इस वन में अपन ने डायरेक्टली ऐसे ही लिख लिया। अब एक एक स्टेप करके अपन थोड़ा कंसेप्ट को और अच्छा बनाते जा रहे हैं, एक स्टेप लेके। अब सपोज करते हैं कि अपन एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं ऐसे एक। हाँ हाँ मतलब आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन तो बहुत सारे आपके शीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मैं तो बस ये चाहता हूं कि हर एक केस में कंसेप्ट एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट। शीट में काफी क्वेश्चंस बनेंगे राइट। तो अब एक एग्जांपल लेता हूं, मैं इसी में डाल देता हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये ले लिया, एक एग्जांपल ये ले लिया, एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल मतलब मैं आपको कुछ उसमें बताऊंगा, क्वेश्चन मतलब आपको ही सॉल्व करना है। मेरे पास क्या था, मैंने एक लॉन्ग ट्यूब ले लिया ऐसे, एक ग्लास ट्यूब ले लिया ऐसे, बड़ा सा एक ग्लास ट्यूब ले लिया और इस ग्लास ट्यूब में दोनों तरफ ये ओपन था। इस ग्लास ट्यूब में मैंने यहां से अमोनिया पास करने वाला हूं और यहां से HCl पास करने वाला हूं। अब क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि ये ट्यूब जो है वो 100 मीटर्स का ट्यूब था। ठीक है भाई, अच्छी बात है, 100 मीटर का ट्यूब था, ग्लास ट्यूब है, मुझे दिख रहा है। अब होता क्या है कि जब NH3 HCl से रिएक्ट करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, और जब ये अमोनियम क्लोराइड बनता है तो ये व्हाइट पीपीटी जैसे बनता है, व्हाइट पीपीटी वो प्रेसिपिटेट जैसे बन जाते हैं। जब अमोनिया और HCl का रिएक्शन होता है तो व्हाइट पीपीटी बन जाता है, चलेगा। अपन ने सिमिलर कंडीशन रखी, मतलब दोनों तरफ प्रेशर सेम है, दोनों तरफ दोनों के 1 मोल है, इस टाइप से अपन ने कंडीशन को सेम रखा है। मैंने यहां से अमोनिया गैस पास किया, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। यहां से मैंने HCl गैस को पास किया, इसका भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। मतलब कंडीशन सेम बनाने के लिए मैंने 1 एटमॉस्फेयर लिखा है। जब दोनों को मैं पास करूंगा तो अपन को ये बताना है कि भाई मिड पॉइंट पे व्हाइट पीपीटी बनेगा या अमोनिया की तरफ व्हाइट पीपीटी बनेगा या HCl की तरफ व्हाइट पीपीटी बनेगा। व्हाइट पीपीटी किसकी तरफ बनेगा ये बताना है। तो कैसे बताएंगे कि व्हाइट पीपीटी किसकी तरफ बनेगा?
वैसे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ HCl इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ। तो अपन क्या बता सकते हैं किसकी तरफ बनेगा व्हाइट पीपीटी, ऐसे कुछ बता सकते हैं? अच्छा एक बात है, अपन ऐसे बोल सकते हैं, अपन सभी गैसेस का मॉलिक्यूलर मास अपन को पता है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास पता है। जिसका मास ज्यादा होगा वो धीरे चलेगा और जिसका मास कम होगा वो भागेगा जल्दी। मतलब जिसका मास कम है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और जिसका मास ज्यादा है वो धीरे धीरे आएगा। सबको समझ में आ गया आप क्या बताना चाह रहे हैं? ये तो पक्का है कि इसका मास है 17 ग्राम और उसका मास है 36.5 ग्राम, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा। इसका मतलब ये तो बहुत फास्ट उधर जाने वाला है और वो बहुत धीरे आने वाला है। तो ये तो पक्का है कि HCl की तरफ ही व्हाइट पीपीटी बनने वाला है। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होता ना तो मैं एग्जैक्टली यहां पर बना देता। इसका मॉलिक्यूलर वेट इसके कंपैरिजन में आधे से भी कम है। इसका मतलब ये काफी स्पीड से इसके पास आएगा, ये बहुत स्लो आएगा। अब दोनों को जब ये इधर से इधर आएगा और इधर से इधर आएगा तो टाइम तो एक जैसे ही लगेगा, टाइम तो एक जैसे ही लगना है। इसमें जितना टाइम लगेगा उसका भी उतना टाइम लगेगा। तो मैं सीधे अज्यूम कर लेता हूं कि भाई देख ये x चला और ये 100 माइनस x चल के आएगा डिस्टेंस, ये 100 माइनस x चल के आया और ये x चल के आया। तो ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस इन टाइम t एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस इन टाइम t तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें टाइम तो आप इक्वली बता रहे हो। जितने टाइम ये चलेगा उतने टाइम ये भी चलेगा। अगर ये 15 मिनट्स में इसके पास पहुंचा तो 15 मिनट्स में ये यही तक आ पाए। तो टाइम तो मैं कैंसिल करने वाला हूं, मैं डिस्टेंस लिख लेता हूं क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा अमोनिया के लिए x डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ऑफ अमोनिया, तो सेम ही रहेगा t ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 100 माइनस x, that will be equal to under root of molecular mass this 36.5 divided by that will be 70। ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि टाइम तो सेम ही रहेगा। बाकी अपन कैलकुलेट करना जानते हैं कैसे कैलकुलेट करना है आपको। सो दिस कम्स आउट टू बी x by 100 माइनस x, अंडर रूट ले लेते हैं। अब इधर स्क्वायर करना ठीक नहीं रहेगा तो अपन क्या करेंगे, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 17 1 जो 17 और 17 2 जो 34, 34 होगा तो ये 2.5 बच गया, 25 मान लेते हैं तो मतलब 1.5 मतलब कितना आ जाएगा अपने पास 250। अगर अपन करेंगे तो ये मतलब मैंने ऐसे कर लेता हूं मैं, 34 हो गया, 34 हो गया तो 2 आ गया, तो अपने पास ये 17 1 जो 17, तो मैंने इसको 2.1 के आसपास ले लिया। अब 2.1 का जो रूट होगा that will be almost equal to 1.41 होगा, 1.42 ले लो। So x upon 100 minus this will be equal to 1.42 लेंगे। चलो भाई सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व करके अपना आंसर कैलकुलेट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आगे नहीं भी सॉल्व करूंगा तो भी चलेगा। x will be equal to 142 minus that is 1.42x। so मैं इधर लेके आता हूँ, so x will be equal to 142 divided by 2, 2.42 ना, 42x। चलो भाई 2.5 से डिवाइड करें, मतलब इट इज कमिंग आउट टू बी ऑलमोस्ट 22 के आसपास। तो x ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 माइनस x, तो अपने पास ये एक बार नहीं थोड़ा ज्यादा आएगा, वो 78 के आसपास है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना अपन, तो 2 तो हो जाएगा 71 ना, थोड़ा ज्यादा है तो देख लो मतलब कितना आएगा। ये इस तरफ लेके आया तो ऐड कर लिया मैंने, 142 है तो कितना आएगा देखो जरा, वो आंसर हो जाएगा अपना। वो 2 से कैंसिल हो रहा है, तुम लोग खुद कर सकते हो। आगे
सबको समझ में आया कि अराउंड मतलब अपन कहेंगे तो कैंसिल करेंगे ना 2.5 टाइम्स ना, तो 60 के आसपास, 59 के आसपास। लो भाई आपका आंसर आ गया, ये 59 मीटर आया और इधर से ये 41 मीटर आया। हाँ 58 मतलब वो 58 पॉइंट समथिंग ऐसे आ रहा, तो मैंने ऐसे कर दिया। हाँ वो नियर 60 लिखा हुआ, मैंने 50, मैंने उसको 59 कर दिया, तो नियर 60 आ रहा था ना, मैंने 59 कर दिया। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इधर से ये 60 गया, उधर से वो 40 आ गया। तो अब पता क्या होगा, जैसे मैंने ये दिया क्वेश्चन, तो जो मैं केसेस बनाता हूँ ना, दोस केसेस आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे एग्जाम में ऐसे पूछते हैं। अब एग्जाम में वो पता क्या करेंगे, वो ऐसे इसको क्लासरूम में जिम्मा, तो भाई यहां से फ्रंट डोर से टीचर एंटर करता है और बैक डोर से स्टूडेंट। टीचर ने अगर लाफिंग गैस ओपन किया, टीचर ने मतलब फ्रंट रो में लाफिंग गैस ओपन किया और इधर 100 रोज है, और रोज बना देंगे मीटर की जगह, तो बताओ किस रो पे आके मतलब वो लाफिंग गैस स्टूडेंट को टच करेगा और स्टूडेंट हंसना शुरू कर देंगे ना, ऐसा चेंज कर लेंगे। वो कंसेप्ट बनाने मतलब उनको बस कि भाई क्वेश्चन बनाने इस टाइप से सबने किया होगा, चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं तो सो दैट कि स्टूडेंट को लगे पता नहीं है क्या है। तो अगर उस टाइप का उनको क्वेश्चन देते हैं तो अपन बोल देंगे भाई कि टीचर ने जैसे ही ओपन किया होगा परफ्यूम बॉटल, वो उधर की स्टूडेंट की तरफ जाएगा। सपोज करते हैं एक्स रो पे जाके एक्स रो परफ्यूम ट्रैवल किया स्टूडेंट की तरफ, और स्टूडेंट 100 माइनस एक्स रोज ऐसे लिखेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व। बस लाफिंग गैस का फॉर्मूला देना पड़ेगा तो दे देंगे, वो क्या प्रॉब्लम है ना। लाफिंग गैस होता है N2, तो वो अपन दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ठीक है भाई, चलो अब उनको मतलब कुछ ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पता चल गए कैसे करके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब मैं लिखूंगा केस नंबर 3, एक दूसरा केस, ठीक है ना। अब अपन केस नंबर 3 की बात करें। अब केस नंबर 3 में अपन क्या करते हैं कि हो गया ना, सबने लिख लिया, सबका आंसर आ गया, तो अपन केस नंबर 3 में लेंगे। सबने लिख लिया तो मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं केस नंबर 3 का, ठीक है। अब मान लेते हैं अपने पास एक ऐसे वेसल है, ठीक है, और इस वेसल में 2 गैसेस है, एक हीलियम गैस है और एक CH4 गैस है, और मैं इनको फ्यूज करूंगा, ठीक है। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा देख भाई, रेट तो लिखना होता है, ये फॉर्मूला है अपने पास, अगर कोई भी 2 गैसेस लोगे तो रेट कैसे लिखा जाता है वो अपन को आता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रेट लिखने में। रेट अपन को लिखना आता है, सॉल्व भी करना आता है, ठीक है। रेट भी लिखना आता है, सॉल्व भी करना आता है। अब मेरा क्वेश्चन होगा कि अंदर ना ऐसे वेसल के अंदर नंबर ऑफ मोल्स लिखा, अभी तो आप पढ़ रहे थे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इफ्यूज्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाहर आ गया, जो बाहर आ जाएगा वो अपन ने ऐसे पढ़ा। ये नंबर ऑफ मोल्स जो थे ना वो बाहर आने वाले नंबर ऑफ मोल्स थे, तो इसको ऐसे कर देते हैं CH4, ये भी CH4 ऐसे, और ये भी CH4 हो गया। तो अपन इक्वेशन लिखना चाहें तो वैसे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ। अभी अपन रुक जाते हैं क्योंकि अब केस चेंज किया है तो कुछ तो आप नया बताने वाले हो। मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पर इनके नंबर ऑफ मोल्स मतलब गैसियस मिक्सचर भी गिवन है इस बार मुझे, कैसे, इसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे अंदर गिवन है 1, और इसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे अंदर गिवन है 4। अब अपन कहेंगे इससे मुझे क्या फायदा, तो अपन कहेंगे देखो हम अब तक ये पढ़ते आए, जिसका मास ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 है और ये 4 है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो धीरे बाहर आएगा, और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है वो जल्दी बाहर आएगा, ओके। तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से तो ये धीरे बाहर जाना चाहता है, लेकिन अमाउंट के हिसाब से ये ज्यादा बाहर जाएगा, दोनों अलग अलग हो गए ना भाई। अमाउंट के हिसाब से इसको बाहर ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन
मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से इसको बाहर ज्यादा जाना चाहिए, बाहर ज्यादा जाएगा कौन? तो अपन कहेंगे देखो ये तो आपने जब रेट लिखा था, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, rate will be directly proportional to number of moles of gas present inside vessel, जिसे आप n dash बोलते हैं, and that will be inversely proportional to, rate will be inversely proportional to under root of molecular weight of gas. तो मॉलिक्यूलर मास से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो बाहर भी ज्यादा। मतलब अगर मैं इसको इक्वेट करना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा R will be equal to K into n dash divided by under root of molecular weight n, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो फिर ये नंबर ऑफ मोल्स थे तो सर फिर आप एक्स्ट्रा क्यों नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे हो बार बार? तो अपन कहेंगे ये वो मोल्स थे इफ्यूज्ड फ्रॉम वेसल, जो वेसल से बाहर आ गए वो वाले मोल्स हैं ये रेट ऑफ ट्रैवल ऑफ गैस में। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इफ्यूज्ड इन टाइम टेकन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इफ्यूज्ड बाहर आ गए इन टाइम टेकन। तो फिर ये वाले मोल्स कौन से हैं? ये अगर अंदर वेसल के भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है अपन को, अगर वेसल के अंदर भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो अपन कहेंगे भाई फिर तो नंबर ऑफ मोल्स जिसके वेसल के अंदर जिसके जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा उसका इफ्यूजन भी होना चाहिए, फिर भाई उसका उतना ज्यादा इफ्यूजन भी होगा। ठीक है, लिखोगे कैसे ये बताओ? तो ठीक है ना, के तो कांस्टेंट अपन इक्वेट करते हैं, तो अपन कहेंगे रेट ऑफ, मैं R1 R2 के फॉर्म में लिख देता हूं पहले, R1 upon R2 will be equal to N1 dash upon N2 dash under root of molecular mass 2 divided by molecular mass। रेट मॉलिक्यूलर वेट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ऑफ मोलेकुलर मास है, और रेट नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द वेसल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने किए, तो फिर इस रेट में लिखो फिर, तो इस रेट के नंबर ऑफ मोल्स तो अपन ऐसे लिखेंगे N1 अपॉन T1 और T2 अपॉन N2, ऐसे कर देता हूं। मैंने ना इसको इस तरफ लिख लिया, इसको इस तरफ लिख लिया, बस यही किया मैंने। इज इक्वल टू N1 डैश अपॉन N2 डैश इंटू अंडर रूट लिख लो या मॉलिक्यूलर मास 1 ऐसे कर लो, एक ही बात है, M2 अपॉन M1 टू द पावर ऑफ 1/2 कर लो, एक ही बात। मैथ्स अगर अपन को पता है वो स्क्वायर रूट लिख लेगा। अपन क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये आउटसाइड जो फ्यूज हो, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये वो है जो प्रेजेंट इनसाइड द वेसल है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब बार बार यही तो बता रहे मुझे आप, तो प्रेजेंट आउटसाइड द वेसल, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट आउटसाइड द वेसल वो है ये। तो ठीक है, मतलब अगर आप चाहो तो यहाँ कैलकुलेट करके बता सकता हूं मैं कि भाई सेम टाइम में या रेट कैलकुलेट करना है तो या नंबर ऑफ मोल्स लेके मैं कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ, या आप मुझे बता दो कि भाई आपको अगर ये रेशियो चाहिए टाइम इज सेम तो मैं बता देता हूँ। और वैसे भी एक ही वेसल से अगर अपन रिफ्यूज करेंगे ना तो टाइम तो सेम ही रखना पड़ेगा एक ही वेसल से। वो क्यों? अब ऐसा थोड़ी होगा कि 5 मिनट के बाद अपन कहेंगे देख भाई तुम बाहर नहीं आना, अब सिर्फ ये बाहर आएगा, ऐसा नहीं होता। अलग अलग वेसल में रख के अपन अलग अलग टाइम भी ले सकते हैं, अलग अलग अमाउंट भी। एक ही वेसल में अगर मिक्सचर गिवन है तो जनरली फिर अपन टाइम सेम हो सकता है। तो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो अपन को ऐसे गिवन है और अपन को बताना है दैट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 with respect to helium. So calculate the ratio of, सर बोलो सर वो आपने वो लिखा है ना N1 by N2, वो वाला समझ में नहीं आया। कौन सा N1? ये वाला? हाँ वो लेफ्ट हैंड वाला, ये वाला N1 by, हाँ हाँ सर। तो रेट लिखते ना अपन,
रेट को क्या लिखते हैं अपन? रेट को लिखते हैं ना अपन नंबर ऑफ मोल्स ऐसे। रेट को आप लिखो ना ऐसे N1 अपॉन T1 डिवाइडेड बाय T2 अपॉन N2। ये तो लिखा ना अपन ने, ओके सर। वही तो यस लिखा सर। है। इनका रेशियो, ये रेट क्या होता है? N/T। N ओके क्या सर, होता है? गॉट बाहर आ जाए, राइट। यस सर। और बस मैंने इसको ऐसे लिखना था कि भाई ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द वेसल। जो इफ्यूज हो गए वो होते हैं राइट में, और जो ये होते हैं राइट हैंड साइड में, वो अंदर वेसल के जो प्रेजेंट होते हैं वो मोल्स होते हैं। वो अपन को ध्यान रखना। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ diffusion of CH4 with respect to helium. ठीक है। So rate of CH4 with respect to rate of helium will be equal to under root of molecular mass of helium divided by molecular mass of CH4 into number of moles of CH4 divided by number of moles of helium. Substitute कर लो, ये रेट पूछा है आपने। So rate of CH4 with respect to rate of helium will be equal to molecular mass is 4/16 into इसके रेशियो क्या गिवन है अपन को? CH4 is 4/1। लो भाई, अपने पास ये क्या आ गया? रेट ऑफ CH4 रेट ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू, ये तो 1/4 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा अपने पास, ये 4 हो जाएगा, रूट लूंगा तो 1/2 इंटू 4/1। सो 2:1 का रेशियो आ गया। लो भाई आंसर आ गया। द रेशियो इज 2:1। देख लो अगर किसी को डाउट है तो। अगर डाउट है तो बोलो, मैं वापस बताऊंगा। तो अगर अंदर भी नंबर ऑफ पोल्स है तो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर भी यूज कर लेते हैं कभी कभी, तो ठीक है ना, हमें क्या फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो n डैश और n1 डैश और n2 डैश की जगह प्रेशर ले लूंगा। प्रेशर हो या नंबर ऑफ मोल्स हो, एक ही बात है आइडियल गैस में। क्योंकि आइडियल गैस में क्या होता है, प्रेशर अपन कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू द कोलाइजन ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर। जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। सो अपन वैसे बता सकते हैं। तो ठीक है, बता सकते हैं अपन। कभी कभी अपन को ना वेट रेशियो भी बनता है क्वेश्चन में। इफ वी आर गिवन वेट रेशियो ऑफ गैसेस, अगर मुझे वेट रेशियो गिवन है ना, तो मैं क्या करूंगा? जैसे मेरे पास दो गैसेस है, गैस मतलब अपन रिज्यूम कर लेते हैं, एक N2 गैस है, एक O2 गैस। मुझे वेट ऑफ N2 गिवन है, सपोज 2 ग्राम्स, और वेट ऑफ O2 गिवन है, सपोज 3 ग्राम्स। तो अपन क्या कर सकते हैं? रेट तो अपन को लिखना होता है भाई, रेट लिखने में किसी को कोई डाउट नहीं। पहले आप ये लिख लो, फिर मैं उसको आराम से बताता हूँ। वेट लिखने में अपन को किसी को कोई डाउट नहीं, रेट एक्सप्रेशन लिखने में अपन को किसी को कोई डाउट नहीं। R of N2 डिवाइडेड बाय R of O2 is equal to under root of molecular mass of O2 and molecular mass of N2। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास तो अपन लिख सकते हैं ना, है ना? मॉलिक्यूलर मास तो अपन लिख सकते हैं।
तो अपन इसको ऐसे भी बता सकते हैं, the rate of N2 divided by rate of O2 is equal to under root of इसमें अपन को ये पता होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 होता है वेट ऑफ O2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंड देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 को मैं क्या लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मतलब मैं इसको मोल्स और वेट में कन्वर्ट कर सकता हूं तो मैं इसके अंदर इधर लिख सकता हूं ऐसे W of O2 divided by that is number of moles of O2 or similarly I can write that N of N2 is equal to W of N2 divided by N of N2 ठीक है मल्टीप्लाई बाय N of N2 divided by W of N2 तो ऐसे वेट रेशियो से भी क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं बट उस केस में अपन को ना इनका रेट गिवन होगा तो अपन वेट रेशियो अपन को क्वेश्चन में गिवन है तो अपन मोलर रेशियो बता सकते हैं इनसाइड द वेसल कितना प्रेजेंट है अननोन मतलब मोलर रेशियो अपन को डायरेक्टली नहीं गिवन है तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं तो जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो देख लेंगे अपन और उसके हिसाब से क्वेश्चन देख लेंगे और क्वेश्चन करते हैं जो भी गिवन होगा वो क्वेश्चन अपन करेंगे तो मेरा मतलब अगर मास रेशियो गिवन हो तो उसको ध्यान रखना क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं पता है वो मास रेशियो को मॉलिक्यूलर मास रेशियो और फिर वो सब गड़बड़ अरे भाई मॉलिक्यूलर मास और मास में डिफरेंस होगा ये हमको पता है कि मॉलिक्यूलर मास और मास में डिफरेंस होता है ठीक है राइट अब अपन केस 4 ले सकते हैं केस 4 में इसका एप्लीकेशन है एक तरीके से राइटिंग द एप्लीकेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इस टाइप से अपन एक एप्लीकेशन एक तरीके से ये एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं बट अपन एक ही पढ़ते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस में बाकी मतलब इससे भी बहुत ज्यादा है अगर अपन चाहें तो पढ़ सकते हैं लेकिन उतना अपने सिलेबस में नहीं है अपन पढ़ने के लिए तो बहुत सारा पढ़ सकते हैं लेकिन वो सिलेबस में होना चाहिए अपने जो सिलेबस में है या जिससे क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको बताया और उतना ही अपन को पढ़ना चाहिए सिलेबस से पर इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस की अगर बात करेंगे तो मोस्टली क्या होता है जैसे अपने पास अपन एग्जांपल मेरे पास एक वेसल है और इंटरमिक्स करने के लिए मैंने इस वेसल को दूसरे वेसल से कनेक्ट कर रखा है और ये बंद है दोनों ही वेसल इक्वल वॉल्यूम के हैं बोथ वेसल ऑफ इक्वल इसको वेसल 1 कर लेते हैं और ये वेसल 2 हो जाएगा ये वेसल पर 2 लगता है इनिशियली only vessel 1 contain O2 at 2 moles of O2 at 300 Kelvin and 5 atmosphere. The vessel 2 is empty and vacuum. पहले ये खाली है vessel 2. Calculate the pressure in vessel in both vessel
आफ्टर ओपनिंग द नॉब, अपन नॉब को ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि व्हाट विल बी द प्रेशर। अब देखो ऐसे इंटरमिक्सिंग के क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अपना ज्यादा टाइम फोकस ये रहेगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चन में अपना ज्यादा टाइम फोकस ये रहेगा कि देखो सर, अगर मुझे किसी तरीके से ये पता चल जाए कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, अगर मुझे ये पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने हैं, क्योंकि आप इस नॉब को बंद करो या ओपन करो हमें फर्क नहीं पड़ता, मोल्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूंगा। ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles, then use their conservation for calculations। आप उनके कंजर्वेशन को कैलकुलेशन के लिए यूज करें फॉर कैलकुलेशन। मतलब मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे, इस टाइप से अपन कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि अपन उनको फिर कैलकुलेशन के लिए यूज कर लेंगे, फिर उनका कंजर्वेशन अपन कैलकुलेशन के लिए यूज कर लेंगे। तो पहले आप लिख लो, फिर मैं बताऊंगा कि भाई कैसे, क्योंकि एक बार अगर समझ में आ गया ना अपन को, फिर कोई क्वेश्चन दे दे अपन को कभी कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, क्योंकि हर बार फिर अपन वही करेंगे। फिर मैं भी 2-3 एग्जांपल ले लूंगा। तो आप देख लो कैसे, मतलब पहले लिख लो फिर अपन देखते हैं क्या करना है, कैसे अपन कैलकुलेशंस करते हैं तो अपन देख लेंगे। सर आपने एप्लीकेशन के नीचे क्या लिखा है, डायरेक्टली नीचे? बोथ द वेसल आर ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ओके सर। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। अरे यार ये तो जूम हो रहा है, देखो इसको थोड़ा आगे पीछे कराता हूँ, फिर जूम नहीं होगा। ऐसे शायद नहीं। लिख लिया क्वेश्चन, तो फिर मैं डिस्कस करूँ। तो इनिशियल मोल्स ऑफ O2 ऑफ O2 मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा पीवी अपॉन आर, इसमें प्रेजेंट वॉल्यूम इसका वी ले लूंगा, प्रेशर कितना दे रखा है आपने 5 एटमॉस्फेयर, सो 5 इंटू वी डिवाइडेड बाय आर इंटू 300, ये होगा भाई नंबर ऑफ मोल्स। ये तो नंबर ऑफ मोल्स है मेरे पास। अब आप नाम ओपन कर दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है दोनों में मोल्स जो है वो इतने ही रहेंगे। Now open the norm and apply conservation of modes. Conservation of modes. ठीक है, तो आप जब नॉब को ओपन करोगे तो यहां जो O2 गैस है वो उधर जाएगा, तो पहले तो खाली था। तो कंजर्वेशन का मतलब हो गया टोटल मोल्स जो है ना अपने पास, वो दोनों वेसल में N1 प्लस N2 करेगा, दोनों वेसल में N1 प्लस N2 करेगा। इसमें N1 मोल्स हैं, उसमें N2 मोल्स हैं, ये बता। अब अपन कहेंगे देखो भाई टोटल मोल्स तो मेरे पास ये थे,
अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 है और इसमें नंबर ऑफ मोल्स N2 है, ये अज्यूम कर लेते हैं। तो अपन कहेंगे देखो इसको लिख लेते हैं P1 V1 अपॉन RT1 और इसको लिख लेता हूं P2 V2 अपॉन RT। तो मैंने कहा भाई मेरे पास इनिशियली ये थे नंबर ऑफ मोल्स और P1 V1 अपॉन RT1। अब हम की बात, अगर नॉब ओपन है तो दोनों में प्रेशर इक्वल होगा। अगर दोनों में प्रेशर इक्वल नहीं होगा तो गैस इधर उधर मूव करना। अगर नॉब ओपन है तो दोनों में प्रेशर हमेशा इक्वल होगा। अगर नॉब ओपन है तो प्रेशर का भी डिफरेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब है P1 इज इक्वल टू P2। नॉब अगर ओपन है, अगर अपन कहेंगे नहीं नहीं नॉब ओपन है, यहां ज्यादा प्रेशर उधर कम प्रेशर, हाउ इट इज पॉसिबल? इफ द टेम्परेचर इज सेम इन बोथ द वेसल, ऑब्वियसली बात है दोनों का प्रेशर भी सेम होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसका मतलब है इन दोनों में प्रेशर तो सेम, वॉल्यूम आपने सेम बोल ही दिया है। RT मेरा 300 डिग्री हो गया क्योंकि आपने टेम्परेचर को तो कांस्टेंट ले रखा है। दैट विल बी इक्वल प्लस P इंटू V डिवाइडेड बाय मैं कर लेता हूं, इसमें कितना हो जाएगा? तो अपन कहेंगे भाई वॉल्यूम दोनों के सेम थे तो ये भी 300 आ रहा है, दोनों के वॉल्यूम सेम है और इसका प्रेशर सेम है दोनों का। क्या करें, कैंसिल हो गया, ये कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। 5 इज इक्वल टू 2P, सो P इज इक्वल टू 2.5 एटमॉस्फेयर। अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, इतना सारा बताने की जरूरत क्या थी? जब आपको पता था कि दोनों वॉल्यूम डबल है, भाई दोनों वॉल्यूम इक्वल है, जब नॉब ओपन करोगे तो वॉल्यूम डबल हो गया, प्रेशर को हाफ कर देते। इतना सब बताने की क्या जरूरत थी? आपको पता था कि जब दोनों वेसल के वॉल्यूम इक्वल है, टेम्परेचर सेम लेना है, कांस्टेंट है, तो बोल देते ना कि वॉल्यूम डबल हो गया, प्रेशर हाफ हो गया, खत्म हो गई थी क्वेश्चन। क्वेश्चन इतना सारा लिखने की क्या जरूरत थी? तो आपको बात से पता है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। सर डाउट है बोलो। सर, अगर वेसल 2 में हमें दिया होता कि वो एक वैक्यूम है जो कि मतलब 0 होगा वहां पे प्रेशर, उससे इसका आंसर 5 आता क्या? अगर मुझे वेसल 2 में गिवन होता, सर कि वेसल 2 में वैक्यूम क्रिएट किया है, हाँ उससे इसका आंसर क्या आता? प्रेशर इक्वल्स टू 5 atm आता? नहीं, अगर ये मतलब नॉब पहले से ओपन होता है, ये कह रहे तुम? वो तो वैक्यूम है, वैक्यूम में तो प्रेशर इनिशियली 0 होता है। यस सर। तो इसलिए तो मैंने बोला कि वॉल्यूम अगर डबल हो गया तो हो गया अपना। ओके सर, गॉट इट। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन रखता हूं, मतलब थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। मेरे पास एक वेसल है, और इस वेसल में कोई एक गैस है, O2 गैस है, नॉब क्लोज्ड है। अब इधर वेसल में ले लेता हूं ऐसे, इसका वॉल्यूम 2 लीटर है इनिशियली, इसका वॉल्यूम 3 लीटर है, इनिशियली वैक्यूम है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, वॉल्यूम 2 लीटर है और प्रेशर अपन को इनिशियली गिवन है दैट इज इक्वल टू 5 एटमॉस्फेयर। अब अपन को बताना है कैलकुलेट प्रेशर when the knob is opened at 300 Kelvin। अभी भी मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा होगा। इस बार अपन क्या करेंगे, भाई आपने बताया तो था ही कंजर्वेशन यूज करना होता है। अब अपन ऐसे नहीं कह सकते कि इसको डबल, क्योंकि वॉल्यूम अलग है ना, उसका वॉल्यूम 3 लीटर है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अभी भी मैं P1 V1 is equal to P2 V2 से कैलकुलेट करूंगा। But rather than writing like that, I will say that
टोटल मोल्स कितने हैं, पीवी अपॉन टी, प्रेशर कितना 5, वॉल्यूम कितना 2, डिवाइड बाय कितना आर, टेम्परेचर कितना 300, टोटल मोल्स कंजर्व करूंगा N1 प्लस N2, टोटल मोल्स कितने 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय आर इंटू 300। नॉब ओपन करोगे तो प्रेशर दोनों में इक्वल रहेगा, वॉल्यूम इसका 2 लीटर है, इसमें अपने पास R इंटू 300 होगा, प्रेशर दोनों में इक्वल होगा अगर नॉब ओपन है, लेकिन इसका वॉल्यूम 3 है इंटू 300। ठीक हो गया। अभी व्हाट आई गॉट 2p प्लस 3p 5p, तो 5p हो गया, सो 10 विल बी इक्वल टू, मैं लिख लूंगा दैट विल बी इक्वल टू 5p, so p will be equal to 4 flow by vessel, pressure will be 2 atmosphere in both the vessels। ये तो कैंसिल हो रहे थे, आप फिर लगा देते that p1 v1 is equal to p2 v2 लगा लेते ना सर, क्या प्रॉब्लम, लेकिन इसमें वॉल्यूम डिफरेंस था, इसलिए मैंने उसको वॉल्यूम डिफरेंस को थोड़ा चेक कर लिया कि भाई इनिशियली प्रेशर कितना है, दूसरा वेसल है, तो अपन चेक करना चाहते थे। अब एक क्वेश्चन लिखा और उसमें देखता हूं कि तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे। मेरे पास ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। टू वेसल, एक क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें सॉल्व करना है, is connected through narrow tube, उसको मैं कनेक्ट लेता हूं, मेरे पास ऐसे है, इसका वॉल्यूम मुझे 2 लीटर गिवन है, इसका वॉल्यूम मुझे 3 लीटर गिवन है, नाउ क्लोज्ड है, ये वैक्यूम है, इधर O2 गैस है, प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर गिवन है, टेम्परेचर मुझे इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है, और ये वैक्यूम था, और ये वैक्यूम था। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रेशर इन ईच वेसल, इन ईच वेसल आफ्टर ओपनिंग द knob and vessel 1 is kept in, vessel 1 is kept in ice and vessel 2 in boiling water, in boiling water। ये अपने पास क्वेश्चन, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी वापस, सभी क्वेश्चन में अपन ने उसी से सॉल्व किया, अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे पहले, व्हाट इज द मोल्स ऑफ O2 इनिशियली प्रेजेंट, इनिशियल मोल्स, इनिशियली टोटल मोल्स कितने अपने पीवी अपॉन आरटी, प्रेशर कितना 5, वॉल्यूम कितना 2 लीटर, डिवाइड बाय कितना R इंटू 300, ये था हमारे पास, मोल्स तो कंजर्व रहेंगे ना, तो अपन ऐसे लिख लेंगे
n total will be equal to n1 plus n2. n total कितना है 5 into 2 divided by 300. P1 V1 upon R T1 is equal plus P2 V2 upon R T2. सब्स्टिट्यूट कर दो, ये तो अपन को पता है 10/300. प्रेशर अगर नॉब ओपन किया है तो दोनों में प्रेशर एक जैसा है. ये पी है, वॉल्यूम इसका 2 लीटर्स है. आर और टेम्परेचर इसका अपन ने वेसल 1 को आइस में रखा, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसका प्रेशर, दोनों में प्रेशर तो एक जैसा रहेगा, पी ले लेते हैं. वॉल्यूम इसका 3 लीटर्स गिवन है और आर इनटू कर लेते हैं मैं इसमें आपने बॉइलिंग वाटर मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373. आर तो कैंसिल कर लो, ये आ गया मेरे पास. लो भाई पी निकाल लो. दैट इज ऑल. ये एटमॉस्फेयर का आंसर आ गया. चल पुट कर दो. That is how you can get. That is how you can get. ठीक है.